आपने अक्सर सुना होगा दिल की बीमारी, शुगर की समस्या, फेफड़ों की तकलीफ, लेकिन किडनी की बीमारी, इस पर बात बहुत ही कम होती है। ये वही बीमारी है जो लाखों लोगों को चुपचाप अपनी गिरफ्त में ले लेती है और जब तक कुछ पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। नमस्कार, स्वागत है आपका हेल्थ नक्षत्र में और मैं हूं आपके साथ माधवी चौधरी। किडनी हमारे शरीर का एक साइलेंट ऑर्गन है जो बिना आवाज के दिन रात हमारी जिंदगी को बचाता है, लेकिन अगर ये बीमार पड़ जाए तो हमारी पूरी सेहत संकट में आ जाती है। आखिर क्यों कहा जाता है किडनी डिजीज को साइलेंट किलर? इन तमाम पहलू पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ नेफ्रो केयर क्लिनिक के नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर अविनाश कुमार दुबे मौजूद हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर अविनाश, आपका बहुत बहुत स्वागत है नक्षत्र न्यूज पर। और हेल्थ नक्षत्र हमारे एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके माध्यम से हम अपने दर्शकों को ज्यादा से ज्यादा मेडिकल संबंधित जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर अविनाश, आपसे मैं यही जानना चाहूंगी कि किडनी हमारे शरीर में कितनी अहम भूमिका निभाती है और आखिर किडनी को साइलेंट ऑर्गन क्यों कहा जाता है? थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर द नाइस इंट्रोडक्शन। देखिए, हम लोग चलेंगे कि एक साइकिल ऑफ हार्ट जो पंप करता है ऑर्गन, मतलब जो ब्लड पंप करता है, लगभग 20% उसका जो ब्लड जो सप्लाई होता है दैट इज बीइंग कंज्यूम्ड बाय किडनी। मतलब 1/5 ऑफ द टोटल जो बॉडी में पंप हो रहा है ब्लड के हार्ट से, वो किडनी यूटिलाइज करता है। सोचिए कितना बड़ा, मतलब कितना छोटा ऑर्गन है। और अमाउंट ऑफ ब्लड यूटिलाइज पर मिनट इज 20% ऑफ द टोटल ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट। तो कितना ज़्यादा काम कर रहा है। लगभग हार्ट जो पंपिंग एक्शन के अलावा जो भी यूटिलाइजेशन ऑफ ब्लड है शरीर में, वो किडनी के द्वारा मैक्सिमम की जा रही है। बाकी सब ऑर्गन मिला दें तो इट इज 80% एंड 20% इज द यूटिलाइजेशन बाय किडनी। पहला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब दूसरी लाइन है जो बार बार कहते हैं कि वाई इट इज साइलेंट ऑर्गन। साइलेंट ऑर्गन इसलिए बोला जाता है, देखिए दो किडनी क्यों दो किडनी दी गई हैं, वाई इट इज नॉट। जैसे फेफड़ा 2 क्यों है, हार्ट 1 क्यों है, सबके पीछे कुछ लॉजिक है। ये लॉजिक ये है कि 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं एक किडनी में आमतौर पे तो 20 लाख नेफ्रॉन है और सभी एक साथ काम नहीं करते हैं। मतलब सम 30-40% इज वर्किंग एट ए टाइम। 60% रिजर्व में है, तो 40% खराब भी हो गया तो रिजर्व इज वर्किंग। इसलिए कोई डिजीज अगर आती भी है और वो मतलब वो आ गई और इट हैज डैमेज 40% सपोज, तो भी 60% इज देयर विच वाज नॉट वर्किंग अर्लियर, जो आगे पीछे नहीं काम कर रही थी। लेकिन चूंकि हमारा डैमेज है इसलिए 60% जो है वो अब एक्टिव हो गया है। तो ऑल नेफ्रॉन्स, जो भी अंदर के नेफ्रॉन होते हैं, जो मेन यूनिट ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होती है किडनी की, वो एट ए टाइम सब नहीं काम कर रहे होते हैं, कुछ ही काम करते हैं एक समय पे। इसलिए अदर जो बचे रहते हैं, वो किडनी कुछ खराब होती है तो अदर्स उसको टेक ओवर कर लेते हैं। इसलिए सिम्टम लेट टू डेवलप। मान लीजिए 40% में तो उसको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। व्हेन द डिजीज प्रोग्रेसेस बाई, मतलब डैमेज इज प्रोग्रेसेस बाई 80%, 80% अगर किडनी डैमेज हो जाता है तब जाके सिम्टम्स दिखते हैं। क्यों? क्योंकि टेक ओवर होता है। जो भी मेरा थोड़ा किडनी खराब है तो जो वर्किंग जो नॉर्मल नेफ्रॉन्स हैं वो काम करने लगे, इसलिए हम लोगों को सिम्टम्स कभी नहीं पता चलते। इसलिए इसको साइलेंट ऑर्गन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब डिजीज का सिम्टम अपीयर होगा और हम लोग उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे तो पता चलेगा कि ऑलरेडी इट इज मोर देन 80% डैमेज जी। तो बहुत बड़ी बात है ना। अगर कोई चीज़ को 10-20% पे हम लोग पकड़ लें तो इट इज हाई, माने लाइकली है कि हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन हम पकड़ ही कितने समय पे रहे हैं? व्हेन इट इज 80%, मोर देन 80% डैमेज। कितने लोग ऐसे आते हैं जो फर्स्ट टाइम आएंगे और हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे सिम्टम लेकर के, और फर्स्ट ही डे पे बोलना पड़ता है कि आपको डायलिसिस करना है। ये कितनी बड़ी बात है, डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन। वो तो बोलेगा सर मेरे को तो आज तक कोई दिक्कत ही नहीं हुई है और आप बोल रहे हैं कि किडनी डैमेज हो गया है और डायलिसिस करना है। तो ये एक्सेप्टेंस नहीं हो पाता। क्यों? उसका रीज़न यही है कि हम लोगों का ऑर्गन जो है वो इकट्ठा पूरा काम नहीं कर रहा होता है एक बार में। ऑल नेफ्रॉन्स आर नॉट वर्किंग एट ए टाइम। इसलिए दिस ऑर्गन इज मीन्स साइलेंट, कि हम लोगों का अभी बीमारी नहीं पता चलेगा क्योंकि टेक ओवर कर रहा है सब चीज़ को। तो ये एक मतलब स्ट्रक्चरल बनावट ऐसा किया गया है ताकि कुछ थोड़ी मोड़ी 10-20% अगर कहीं किडनी में किसी भी कारण डैमेज आई तो उसको वो रिपेयर कर लिया, मतलब रिपेयर नहीं कर लिया, अदर पार्ट्स हैज टेकन ओवर द फंक्शन ऑफ दैट मतलब खराब किडनी। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्शन ऐसा है।
और ऐसे कौन से ऐसी आदतें हैं या ऐसे रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं वो हमारी किडनी को सबसे ज़्यादा नुकसान जी पहुंचाते मैम, हैं? तो हम लोग रिस्क फैक्टर्स पे अगर आते हैं तो हम लोग थोड़ा सा इसको डिवाइड करते हैं। पहले तो मेल फीमेल में डिवाइड कर लेते हैं, फिर हम लोग डिवाइड कर लेते हैं कि लेस देन 20 ईयर्स में जो लोगों की किडनी खराब होती है, 20 to 40 ईयर्स में खराब होती है, और फिर 60 ईयर्स के अबव खराब होती है। इसको एक मुश्त नहीं देखना जी। चाहिए, देख भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हर समय में अलग अलग रिस्क फैक्टर्स हैं। जो 20 साल से नीचे के लोग की जी किडनी खराब होती है, उसके रिस्क फैक्टर्स शुगर और बीपी तो नहीं हो सकते, तो उनके रिस्क फैक्टर्स हैं मतलब उनकी अंदरूनी किडनी की बनावट में कोई प्रॉब्लम ऐसा होता है, या फिर कुछ कंजेनाइटल डिजीज जी। या फिर जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसमें कहीं सिकुड़न या ब्लॉकेज, ये उनमें कॉमन होती है। और फिर कुछ ऐसी डिजीज रहती हैं जो जैसे कि CGN मतलब क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, तो ये कुछ ऐसी होती हैं जो लेस देन 20 ईयर्स में प्रेजेंट करती हैं और फर्स्ट टाइम प्रेजेंट करेंगी और किडनी को पूरा डैमेज कर देंगी। तो 20 साल के नीचे बिल्कुल अलग है रिस्क फैक्टर्स की। उनके रिस्क फैक्टर्स जनरली जो होते हैं वो कंजेनाइटल मान के चलते हैं, या यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन मान के चलते हैं, या फिर किडनी की अंदरूनी बीमारी। जबकि हम लोग 60 साल के ऊपर अगर जाते हैं तो 60 साल के ऊपर जब जाएंगे तो हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज, 60 साल के ऊपर अगर 100 पेशेंट मेरे पास आ रहे हैं जो किडनी की खराबी लेके आ रहे हैं, तो उसमें 50% कंट्रीब्यूशन होगा डायबिटीज, 50 से 60% डायबिटीज और हाइपरटेंशन का। अदर फैक्टर्स जो होंगे वो लेस हो जाते हैं। अब हम लोग आएंगे 20 से 60 के बीच में, तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। यहाँ लाइफस्टाइल भी एक फैक्टर है, यहाँ पे एक किडनी की अंदरूनी बीमारी भी एक फैक्टर्स है। हम लोगों का ओवर द काउंटर मेडिकेशन यूज बहुत है, बहुत कॉमनली बहुत सारे दवाइयाँ मिल जाते हैं, खास करके पेन किलर, उसके कारण भी होता है। दूसरी है कि कई बार लोगों का मतलब कोई अलग बीमारी के लिए लोग आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक या कहीं से भी ऐसी दवाई खाते हैं जो अनऑथराइज्ड है। मतलब अनऑथराइज्ड का मतलब दे आर नॉट इनफ क्वालिफाइड, और वो मान लीजिए दर्द हो रहा है कहीं पे, उसकी दवाई कहीं से लेके खा रहे हैं, पता चलता है कि उनकी किडनी 5 साल बाद खराब है। तो एक ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है, उसमें हाइपरटेंशन भी एक कॉज है। अब आएंगे हम लोग फीमेल्स में। फीमेल्स में मैंने क्यों चर्चा किया फीमेल्स की, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन है कि प्रेगनेंसी के बाद कई लोगों को देखने को मिलता है कि उनकी किडनी अचानक से काम करनी बंद कर दी और फिर कभी नहीं काम की। ये एक बहुत आजकल कॉमन देखने को मिल रहा है। मतलब अगर 100 लोगों का है डिलीवरी हो रही है तो एक दो ऐसे पेशेंट मिल रहे हैं जिनका अचानक से किडनी काम करना बंद कर दे रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। ये होता है एक्यूट कॉर्टिकल इंजरी, एक्यूट कॉर्टिकल नेक्रोसिस बोलते हैं, ACN, जिसमें एक ही बार इवेंट होता है और वो ऐसा किडनी डैमेज करता है कि द किडनी यूजुअली डू नॉट रिकवर। अगर रिकवर भी कुछ करती है कुछ लोगों में तो रिकवर्स बाय 10-20%, मे भी डायलिसिस नहीं करना पड़े कुछ दिन के लिए, लेकिन अल्टीमेटली दे लैंड अप इन डायलिसिस। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। इसके पीछे का कारण अभी तो नहीं पता है, लेकिन प्री एक्लेम्सिया कुछ कंडीशन होता है, एक्लेम्सिया, प्री एक्लेम्सिया, या किनका एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लगता है जब डायलिसिस प्रेगनेंसी के दौरान। तो वो क्या होता है, एक्चुअली ब्लड फ्लो बहुत हाई रहता है शरीर में जब प्रेगनेंसी होता है, अराउंड 20 से 40% ब्लड फ्लो का इंक्रीमेंट होता है। अगर वो अचानक से फ्लो अगर किडनी को नहीं मिला तो अगर 5 सेकेंड के लिए भी, 5 मिनट के लिए भी अगर वो फ्लो जितना फ्लो चल रहा है वो नहीं चला, तो अचानक से जो कुछ पोर्शंस होते हैं किडनी के वो काम करना बंद कर देते हैं, और वैसा काम करना बंद करते हैं कि वो कभी नहीं रिकवर हो पाते हैं। इसलिए फीमेल्स में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। क्या होता है हम लोगों में यूजुअली एकदम नेग्लेक्ट किया जाता है, जब भी बुलाया जाएगा उस समय नहीं जाएंगे, जब मुझे सहूलियत होगा तब जाएंगे, या कोई टेस्ट एडवाइस किया जाएगा तो क्या होता है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने कोई ये टेस्ट क्यों करना है। आमतौर पे ये खास मतलब जो बोलचाल की भाषा में बोलते हैं हम लोग कि मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ये टेस्ट करने की क्यों दरकार है। 7वें महीने में बुलाया गया है तो 8वें महीने में जाएंगे। अल्ट्रासाउंड करने के लिए क्योंकि लास्ट ट्राइमेस्टर में हर मंथ में ट्राइमेस्टर करना पड़ता है अल्ट्रासाउंड, लेकिन वो कब कराएंगे, जब उनको दिक्कत होगा।
तो हमेशा तो ज़रूरी नहीं है कि वो दिक्कत को सॉल्व कर लिया जाए। जी। या आपको बोला जाएगा आज भर्ती होने के लिए, तो आप 1 दिन 2 दिन के बाद, तो टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्रूशियल होता है। डिसीजन मेकिंग के लिए कहा जाएगा कि आपको, देखिए बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन कई बार कहा जाता है कि आप LSCS करवा लीजिए, कुछ बच्चा का प्रॉब्लम है या हार्ट रेट कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं, तो उस समय डिसीजन करने में लेट कर देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब आप ट्राई करिए, ऐसा करिए, वैसा करिए, उसमें एक्सेसिव ब्लीडिंग का रिस्क होता है क्योंकि दवाई दे करके ट्राई किया जा रहा है। एक बार एक्सेसिव ब्लीड हो गया, 500 ml भी ब्लड लॉस हो गया, बस अब कहानी ही ख़त्म हो जाएगी आपका। कि पेशेंट तो ठीक हो जाएगा, कई बार पेशेंट भी ठीक नहीं होता, DIC में चला जाता है, लेकिन अगर ठीक भी हो गया तो उसका किडनी रिकवर नहीं करेगा। इसलिए प्रेग्नेंट फीमेल्स में मेरा इम्पॉर्टेंट मैसेज है अवेयरनेस के लिए, फीमेल पेशेंट जो डिलीवरी के लिए जा रहे हैं वो लोग अपने जिस भी डॉक्टर से सलाह ले रहे हैं एकदम हूबहू जो बोला जा रहा है उसको फॉलो करिए, क्योंकि एक ऐसा है इवेंट कि आप अभी बच्चे को संभालिएगा कि खुद को संभालिएगा। कितनी मुश्किल लाइफ होगी, फैमिली के लिए कितनी मुश्किल है, उसका बच्चा कौन देखेगा। धीरे धीरे हम लोग न्यूक्लियर फैमिली के तरफ मूव कर रहे हैं, और इस स्थिति में बच्चा को देखेंगे कि मदर को देखेंगे, और आगे डायलिसिस हर 2-3 दिन में जाना है, कैसे संभव होगा, वो दूध कैसे पिलाएगी, बच्चा का ग्रोथ कितना रुक जाएगा, कितना लंबा प्रोसेस है ये। अगर वो बच्चे के लिए देखा जाए तो हम तो अभी फीमेल की बात करें, लेकिन बच्चे को देखे, उसका दूध नहीं पिलाया, उसको जो सफिशिएंट न्यूट्रिशन पहले 6 महीने में चाहिए था वो नहीं मिला, तो बच्चा तो आगे के लिए कुछ ना कुछ, कोई ना कोई डिजीज के लिए प्रोन हो जाएगा। कितनी बड़ी बात है, लेकिन इसको समझना नहीं है। हम लोग जिसको दिक्कत होता है सिर्फ वही समझते हैं, अदर्स लोग इसको नहीं समझ पाते हैं। तो उनको समझना है कि लाइटली नहीं लेना है। एक ही केस अगर हो रहा है तो क्यों नहीं एक ही को बचाएंगे। तो हम अपनी अवेयरनेस से बचा सकते हैं कि जो भी बोला जा रहा है उसको फॉलो करिए, वैसा ही के वैसा ही। फिर भी बैड लक तो किसी के साथ हो सकता है, दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन, बट जो हम बचा सकते हैं वो तो बचाएं, ये पॉइंट है। जी बिल्कुल सर, और आपने बहुत सारी किडनी हेल्थ को लेकर बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, और अब अपनी चर्चा को अब जारी रखते हैं। सर जैसे आपने बताया कि अक्सर ऐसा होता है कि आपके पास पेशेंट्स तब आते हैं जब 80% डैमेज हो जाते हैं, तो किडनी डैमेज के जो शुरुआती लक्षण क्या है जिसे लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं? एक्चुअली शुरुआती लक्षण होते ही नहीं हैं। शुरुआती लक्षण मतलब कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें ही सिर्फ शुरुआती लक्षण होते हैं, खास करके नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो बच्चों में कॉमन है, अडल्ट में भी है, लेकिन नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक ऐसा बीमारी है जो सिम्टम्स पहले आते हैं और बीमारी छोटी रहती है, फिर भी सिम्टम्स पहले होते हैं, जैसे शरीर सूजना, पेशाब में झाग आना, ये सब सिम्टम्स रहते हैं। तो ये सिम्टम, उसका भी डिजीज स्टार्ट हुआ उसके साथ साथ ही सिम्टम्स आ गए तो वो तुरंत प्रेजेंट करते हैं। कोई भी बीमारी में जैसे बुखार आएगा तो भी हम दिखाने जाएंगे, या कुछ जॉन्डिस हो गया, या मान लीजिए कि उठ नहीं पा रहे, चल नहीं पा रहे, माने कोई भी ऐसी इन्फेक्शन जो होती है उसमें कोई सिम्टम्स होता है, तब हम डॉक्टर को मिलने जाते हैं। जब हमको तकलीफ हो रहा है, आराम नहीं मिल रहा है 1-2 दिन में, ऐसा नहीं होता है किडनी में। किडनी में इसलिए ऐसा नहीं होता, मैं पहले भी एक्सप्लेन किया हूँ कि 80% से ऊपर डैमेज हो जाएगा तभी सिम्टम्स स्टार्ट टू अपीयर। लेकिन कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जिसमें सिम्टम्स पहले आ जाते हैं, तो वो बीमारियां बहुत इजी टू ट्रीट होती हैं, उनका अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। n नंबर्स ऑफ मेडिसिन आ चुके हैं आज के लिए, जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम किसी भी एज में, या तो चाइल्डहुड में हो, एडल्टहुड में हो, या लेटर इन द लाइफ हो, तो उसमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम या फिर RPGN, एक रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं, वो भी अलग अलग फेज, अलग अलग स्टेजेज ऑफ लाइफ में डिफरेंट डिजीज प्रेजेंट करते हैं। तो उसमें भी हम लोग क्या देखते हैं कि वो उनका प्रेजेंटेशन अर्ली होता है, वो किसी ना किसी सिम्टम्स आएंगे, जैसे अचानक से BP बढ़ जाएगा, सांस फूलने लगेगा, पैर सूजन आ जाएगा, पेशाब कम हो जाएगा। तो उन लोगों को, हम लोगों को स्टार्टिंग में सिम्टम्स अर्ली टू अपीयर हैं, तो उनका ट्रीटमेंट करने से वो पेशेंट ठीक हो जाते हैं। तो इनको पकड़ना जरूरी होता है, यही डिफ्रेंशिएट करना है कि कौन ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका ट्रीटमेंट करने से किडनी रिकवर हो सकती है, और ये डिजीज सिम्टम्स पहले देते हैं, मतलब स्टार्टिंग फेज में देते हैं। लेकिन जो अलग डिजीज होती है, जो किडनी की हम आमतौर पे जो बात करते हैं किडनी की बीमारी, इसको बोलते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज। मतलब क्रॉनिक का मतलब है कि लॉन्ग टाइम से मेरे डिजीज शरीर के अंदर है। तो वो डिजीज जो सिम्टम्स देती हैं, वो सिम्टम्स क्या होते हैं? धीरे धीरे शरीर फूलना, 3 महीने 6 महीने से शरीर फूल रहा है, पैर में सूजन आ रहा है, फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है, वीकनेस लगना, टायर्डनेस लगना, चलने पे सांस फूलने लगना, पहले कम था अब बढ़ रहा है,
फिर भूख नहीं लगना, फिर नींद नहीं आना, फिर शरीर में खुजली होना, ये सब क्रॉनिक किडनी डिजीज जो होती है उसके लक्षण होते हैं। तो ये यूजुअली लेट टू अपीयर, मतलब ये अपीयर हो रहे हैं, इसका मतलब है जब पेशेंट आके बैठता है और ये सब सिम्टम्स बताते हैं तो हम लोग को पहले से पता रहता है कि देखिए ये तो किडनी की अधिक बीमारी है, तो एंड स्टेज रीनल डिजीज की तरफ ये सब आ चुके हैं। इसलिए वो सिम्टम्स अलग होते हैं, जो अर्ली टू प्रेजेंट डिजीज होते हैं, जो ठीक होने वाली डिजीज रहते हैं, उनका सिम्टम्स अर्ली टू अपीयर, जैसी बीमारी स्टार्ट हो वैसे ही अपीयर हो। तो सिम्टम्स अलग अलग डिजीज में अलग अलग प्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे कोई जैसे रेगुलर चेकअप के लिए अगर कोई पेशेंट जाए तो उसमें क्या पता चल सकता है कि जी मैडम, पता चल सकता है। इम्पॉर्टेंट लाइन इसमें है कि जो रिस्क फैक्टर्स के लोग हैं, जिनमें जैसे मान लीजिए कोई हाइपरटेंशन का पेशेंट है, जिनको पहले से पता है मुझे ब्लड प्रेशर है, ऐसे पेशेंट को बीच बीच में 6 महीना साल भर में अपना ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और अल्ट्रासाउंड अगर ज़रूरत पड़े कंसल्टेंट के एडवाइस पे तो करना चाहिए। क्यों? मान लीजिए कि मेरा क्रिएटिनिन 1.5 है, नॉर्मल लेवल इज लेस देन 1.2 जी। तो 1.5 में अगर मान लीजिए मेरा क्रिएटिनिन आता है तो मुझे कभी पता नहीं चलेगा सिम्टम वाइज। ओनली आंसर विल कम फ्रॉम यूरिन के जांच से या फिर किडनी फंक्शन टेस्ट से, अदरवाइज कोई नहीं बता सकता इसको। कभी कभी अल्ट्रासाउंड में भी पिक होता है, लेकिन अर्ली स्टेज में अल्ट्रासाउंड में भी नहीं पिक हो सकता। तो यूरिन का टेस्ट और ब्लड टेस्ट में ये पिक होता है। अगर हम ये टेस्ट नहीं किए होंगे तो ये नहीं कभी पकड़ पाएंगे। तो इसलिए जो भी रिस्क फैक्टर्स के लोग हैं, जैसे हमको पता है मुझे ब्लड प्रेशर है, मुझे डायबिटीज़ है, अब डायबिटीज़ का पेशेंट पकड़ लेते हैं। तो डायबिटीज़ के पेशेंट क्या करते हैं, स्टार्टिंग फेज में बिल्कुल ध्यान नहीं देते अपने डायबिटीज़ पे। 200 भी है फास्टिंग कोई बात नहीं, 300 भी है फास्टिंग कोई बात नहीं, मुझे दिक्कत नहीं हो रही, पता है बीमारी है। जब भी डॉक्टर पास जाएंगे तो डॉक्टर को कन्विंस करने का प्रयास करेंगे कि दवाई मत दीजिए, मैं अगली बार कंट्रोल करके आऊँगा, मैं एक्सरसाइज करूँगा, मैं डाइट पे कंट्रोल करूँगा। लेकिन फिर वो 3 महीने 6 महीने बाद अपने दिल को तसल्ली दे करके चला गया, फिर 3 महीने 6 महीने बाद आएगा, फिर से वो वहीं स्थिति पे खड़ा रहेगा 150 200। तो ये जो इंटरनल डैमेज जो अंदर से हो रही है, इसकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो तो 10 साल बाद पता चलना है, थोड़ी कल टेस्ट में पता चल जाएगा जी। तो प्रॉब्लम यहाँ होता है कि हम अपने आप को समझा लेते हैं कि हम कर लेंगे, लेकिन जो इंटरनल डैमेज आज हो गया उसका इफेक्ट तो 10 साल बाद दिखेगा। तो इट इज़ बेटर टू ट्रीट डायबिटीज इन द अर्ली स्टेजेज। जब हमको पहली बार पता चला, हो सकता है कि पता ही चलने में 5 साल लग गया हो, कई बार ऐसा होता है। कई लोगों को 35 साल में पता चल गया, मान लीजिए 45 साल में किसी को या 50 साल में चल रहा है, तो उसका हो सकता है शुगर 5 साल से अंदर चल रहा हो, उसने टेस्ट ही नहीं कराया इसलिए पता नहीं, कोई सिम्टम आया पता नहीं जी। तो अर्ली पता चल जाता है जिनको, उनके लिए अच्छा है। बट जिनको लेट पता चलता है वो समझ के चलिए कि 5 साल पहले से डायबिटीज चल रहा होगा, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, तो 5 साल तो ऐसे ही निकल गया और 10 साल में तो किडनी खराब हो जाएगा अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो एट रिस्क पेशेंट्स जो रहते हैं, खास करके जिनको जैसे हार्ट के डिजीज के पेशेंट, एक्चुअली हार्ट और किडनी जो है एक दूसरे का पूरक होता है। मान लीजिए हार्ट का फंक्शनिंग कम है तो समय के साथ किडनी को डैमेज करेगा ही। जैसे कोई लिवर डिजीज का पेशेंट है तो समय के साथ वो किडनी को डैमेज करेगा ही। तो ये एट रिस्क पेशेंट्स हैं। जो भी और दूसरी बीमारी के पेशेंट्स हैं जो दे आर नोन कि दे विल डेवलप किडनी डिजीज, तो वो लोगों को हम लोगों को बीच बीच में रूटीन चेकअप करते रहना चाहिए, डॉक्टर से मिलते रहना चाहिए, और जब भी उनका एडवाइस हो कि आप नहीं जाके अब नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलिए तब उनको मिलना चाहिए। तो ये प्रोसेस होता है डिजीज को हॉल्ट करने का या डिजीज का प्रोग्रेशन को डिले करने का। आजकल के चेंजिंग लाइफस्टाइल को देखें तो वो हमारी हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती है, उसका किडनी पर कितना असर पड़ता है? देखिए मैम, चेंजिंग लाइफ स्टाइल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आज को देखने को मिल रही है वो ओबेसिटी है। सबको इकट्ठा कर लें तो ओबेसिटी इज़ ए बिग प्रॉब्लम इन इंडिया। और अभी हम लोग का जो रिसर्च चल रहा है उसमें ओबेसिटी रिलेटेड ग्लोमेरुलोपैथी एक नया आइडेंटिटी आया है कुछ दिन पहले जी। हाँ, तो ये क्या है, ओबेसिटी प्योरली ए लाइफ स्टाइल डिजीज। मैं अभी एक पॉइंट को खाली उठा रहा हूँ ओबेसिटी के लिए कि आप देखेंगे अभी बच्चे से लेकर के जो यंग एज में जो लोग हैं उनका BMI, कई लोगों को आप देखेंगे कि BMI इज मोर देन 30। तो बहुत सारे लोग, मैं बहुत सारे पेशेंट आते हैं और तो वो लाइफस्टाइल डिजीज हुआ है कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में, या जिस स्टेज ऑफ द लाइफ से स्टार्ट हुआ हो। अब ओबेसिटी के कारण किडनी डिजीज आया और किडनी डिजीज ये धीरे धीरे प्रोग्रेस करके एंड स्टेज रीनल डिजीज में चला गया। तो एक लाइफस्टाइल डिजीज ये हुआ। दूसरा लाइफस्टाइल डिजीज होता है
कि यूज ऑफ हेवी मेटल्स, कई जगह यूज ऑफ हेवी मेटल्स हो रहे हैं, लाइक लेड, आर्सेनिक, कई सारे प्रोडक्ट में भी रहते हैं, कई आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी रहते हैं। तो ये ग्रेजुअली बहुत दिन से इंटेक करने से या स्किन पे लगाने से भी किडनी डिजीज धीरे धीरे एक्यूमुलेट करके किडनी डिजीज बना रहे हैं। फिर लाइफ स्टाइल में आते हैं कि मतलब हम लोग क्या खाते हैं वो हम लोगों को कैसे इफेक्ट करता है। तो इसमें क्या होता है कि बिंज ईटिंग, आप कोई भी चीज़ खा रहे हैं डेली कम कम मात्रा में तो वो बहुत फ़र्क नहीं करेगा, लेकिन बिंज ईटिंग एक बार बैठ करके बहुत सारा खा लिया, जैसे प्रोटीन इंटेक, तो जितनी बर्दाश्त करने की कैपेसिटी, जितना फिल्ट्रेट करने की कैपेसिटी होगा उतना ही कर पाएंगे, उसके ऊपर है तो वो नहीं कर पाएंगे। तीसरा एक और हम लोग कॉमन देखते हैं आज की डेट में, यंग मेल्स में वो जिम करने जाते हैं और वो हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, कोई इंस्ट्रक्शन जो भी जिम में, हाँ सप्लीमेंट्स जो है वो जिम में इंस्ट्रक्टर रहते हैं, दैट इज़ नॉट एट ऑल एडवाइजेबल। वो नहीं करना है। आपका जो डाइट है उसी में मॉडिफिकेशन करिए, आप कुछ एक्स्ट्रा डाइट लेने का ज़रूरत ही नहीं है कि बहुत ज़्यादा उससे फ़र्क पड़ जाता होगा। वो प्रोटीन क्रिएटिनिन है एक्चुअली वो, और ओवरलोड कर रहे हैं हम आपको शरीर को, उससे डेफिनेटली मसल बल्क बढ़ जाएगा, एक्सेप्टेड, लेकिन वो दूसरी जगह कहाँ इफेक्ट किया इसको तो किसी ने देखा नहीं। 4-5 साल में मेरे पास कितने ऐसे केसेस आते हैं जिनको मैंने देखता हूँ कि ये पेशेंट को कोई रिस्क फैक्टर नहीं था, बॉडी बिल्ड भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये इंड स्टेज रीनल डिजीज में पहुँच गया 5 साल का जिम करने से। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि हम लोग अपने लाइफ स्टाइल को कैसे चेंज किया। तो ये सब चीज़ों को अपने को ध्यान में रखना है। फिर आता है जो ये रहेगा आपके टोबैको यूज, फिर अल्कोहल यूज या और सब्सटेंसेस, अदर सब्सटेंसेस यूज, ये सब दीज ऑल आर हार्बिंगर ऑफ फ्यूचर किडनी डिजीज। ये सब कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में किडनी डिजीज को बुला रहे हैं। आप किसी न किसी फॉर्म में आज नहीं तो कल बुलाएंगे। तो ये भी एक लाइफ स्टाइल मतलब मॉडिफिकेशन करना है। आप जिस फॉर्म में हैं, जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, उसको चेंज करने का प्रयास करें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर लाइफ स्टाइल में। एक आखिरी सवाल सर आपसे लेना चाहूँगी, किडनी हेल्थ को लेकर अवेयरनेस कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए मैडम, अवेयरनेस इसलिए बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि एक तो टेस्ट लेट में होता है, बीमारी ऑलरेडी पता बाद में चलती है, और उसके बाद इतना मिथ है डायलिसिस वगैरह लेकर के या किडनी की बीमारी हो गई मतलब अब डेथ सेंटेंस लिख दिया गया आपका, जबकि ऐसा कुछ नहीं है जी। आज की डेट में एवरेज लाइफ जो है ऑन डायलिसिस वो 3, 5, 7, 10 साल तक है, और ट्रांसप्लांट करते हैं तो हो सकता है 15-20 साल भी। कितना बड़ा ह्यूज मतलब चेंजेज है कि 20 साल तक लोग जी सकते हैं किडनी डिजीज होने के बाद, अगर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, डायलिसिस कर रहे हैं तो 5 से 10 साल। इतना ह्यूज चेंजेज आ गया है पहले से डायलिसिस और आज के डायलिसिस में। तो ये नहीं मानना है कि मुझे किडनी की बीमारी हो गया तो मैं कल मर जाऊंगा। अगर आप अच्छे से ट्रीटमेंट लेते हैं, जहाँ भी इलाज करते हैं, अगर ठीक से ट्रीटमेंट होता है तो योर लाइफ इज सिक्योर्ड एटलीस्ट 5 ईयर्स, पहले लाइन। दूसरा है जो अवेयरनेस में एक जो है कि चलो शहर के लोग जो रहते हैं वो लोग तो कहीं ना कहीं डॉक्टर से जल्दी मिल लेते हैं, या जो शहर के नज़दीक के लोग रहते हैं वो भी, उनका भी अप्रोच अच्छा होता है, जल्दी मिल सकते हैं। लेकिन जो दूर रहते हैं, जो 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर रहते हैं, वो लोग नहीं पहुंचने के कारण, सही जगह पे नहीं पहुंचने के कारण और डिले हो जाता है ट्रीटमेंट। मान लीजिए पता भी चल गया तो उसको पता ही कैसे करेगा कि यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, कैसे जाना है, कैसे पहुँचेंगे। बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं, सोच में रेस्ट्रिक्शन रहता है। तो जो फैसिलिटी हर जगह अवेलेबल नहीं है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हर जगह फैसिलिटी नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट आयुष्मान भारत आने से फैसिलिटीज हैज मूव टू पेरिफेरी, नो डाउट। पहले जो डायलिसिस के बड़े बड़े शहर में होता था, अब कस्बे में हर ये आपका जो सदर अस्पताल है लगभग सभी जगह अवेलेबल हो गई। तो ये चेंजेस आई हैं गवर्नमेंट के अप्रोच को लेने से, नो डाउट। लेकिन जो सर आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे साथ डिस्कस की है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज की चर्चा से हमने ये चीज़ जाना है कि किडनी हमारे शरीर का एक नेचुरल फिलर है जिसका सेहत पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो गया है। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए देखते रहें हेल्थ नक्षत्र।